रोजगार परक शिक्षा और रोजगार परक प्रशिक्षण जो है समय की ज़रूरत है ताकि जो युवा हैं वो पढ़ें और रोजगार की तरफ अपने करियर की तरफ आगे बढ़ सकें। आज नई मुंबई के वासी में वासी परिवार और डीबीएम इंडिया की ओर से इसी तरह का एक स्किल सेंटर शुभारंभ हुआ है और इसका उद्घाटन आदरणीय महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी साहब ने किया है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको प्रणाम है और आपके जरिए हम बापू को भी प्रणाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है कि ऐसा एक उपक्रम जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया गया वाशी में। और इसलिए मैं डीबीएम और वाशी परिवार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, नए दौर में देखें तो भारत जो है सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को लेकर पहले उतना प्रयास नहीं हुआ जितना आज इसकी दरकार है, जितना दूसरे जो विकसित देशों में हो रहा है। आप इस सेंटर को किस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें? देखिए, जो फॉर्मल और एकेडमिक एजुकेशन है वो हमारे देश में काफ़ी हद तक निष्फल रहा है युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाने में, और इसलिए ये ज़रूरी है कि उसके साथ साथ स्किल एजुकेशन पे भी एक एम्फेसिस किया जाए ताकि पढ़ाई के साथ साथ एक उद्यम उनको मिल पाए। तो इसलिए ऐसे सेंटर्स का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट भी मोदी सरकार की ओर से किया गया था कि स्किल इंडिया चलेगा और रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपने खुद भी ऑब्जर्वेशन किया होगा, आप इस भूमिका को किस तरह से देखते हैं और क्या ये सफल हो पाया है क्या? देखिए, कोई भी सरकारी उपक्रम सिर्फ सरकार की अनाउंसमेंट से सफल नहीं हो सकता। सरकार पॉलिसी बनाती है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जहां वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी जिम्मेदारी निभाने आगे आते हैं वहां सक्सेस मिलता है, वरना जो सरकारी अनाउंसमेंट्स होती है वो जो ब्यूरोक्रेसी की रेड टेप है उसमें ही उलझ जाती है। यहाँ पर देखें तो सर 6 संस्थाएं प्राथमिक तौर पर अभी वासी और डीबीएम परिवार से जुड़ी हैं। 25 से ज़्यादा प्राइमरी लेवल पर ही रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप इस जो ये पहली जो पहल है इसकी सफलता को किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले समय में जैसे नई मुंबई में एयरपोर्ट आ रहा है, बड़े बड़े और व्यापारिक प्रतिष्ठान आ रहे हैं, सेंटर्स आ रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं किस तरह से विकास की तरफ ये शहर जा रहा है, ऐसे में इस सेंटर का बेनिफिट आने वाले समय में कैसे हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, आने वाले समय में एआई के कारण ऑटोमेशन का दौर आने वाला है और इसलिए उसमें स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़रूरत होगी, वरना ऑटोमेशन हमारे लोगों को और भी अनएम्प्लॉयड बना के रख देगा, क्योंकि एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन करेगी। लेकिन कितना भी ऑटोमेशन क्यों ना कर ले, स्किल्ड ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होने वाली है। और इसलिए ऐसे जो स्किल के उपक्रम हैं जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल्स दोनों को एनहेंस करने में कार्यरत रहती है, वो बहुत ज़रूरी होगा फ्यूचर के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए। सर, इस संदर्भ में क्या आपके तरफ से युवाओं को क्या संदेश होगा? मैं कहूँगा कि ऐसे मौके मिलते हैं तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ की जो कम्युनिटी है जो काफ़ी बिछड़ी हुई, इतने बड़े शहरों के बीच में रहते हुए भी उद्योग और एम्प्लॉयमेंट से काफ़ी बिछड़ी हुई दिख रही है, क्वालिटी एजुकेशन से काफ़ी बिछड़ी हुई दिखाई दे रही है, उनको ये मौका जो मिल रहा है उसमें उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और माँ बाप ने भी इन चीज़ों को अपने बच्चों को उसमें लगाकर ऐसे उपक्रमों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेना ज़रूरी है। 78 साल आज़ादी को हो रहे हैं, किस तरह से बापू ने आज़ादी का सपना देखा था, उनका सपना क्या था, किस तरह का भारत होना चाहिए? आप उस परिवार से हैं, आपके लिहाज से 78 साल की आज़ादी क्या है? देखिए, बापू ने जो सपना देखा था, और जब हमें सन 47 में आज़ादी मिली तो बापू ने ये कहा था कि ये राजनीतिक आज़ादी मिली है, अभी पूर्ण स्वराज नहीं मिला है। और बापू ने ये कहा था कि जब तक मेरे देश का गरीब से गरीब और जो लाचार नागरिक है वो
स्वावलंबी और सक्षम नहीं बन जाता, कि अपनी गरीबी में से खुद अपने परिश्रम से उठकर बाहर ना निकल सके, तब तक पूर्ण स्वराज नहीं आएगा। क्या ऐसी बड़ी खामी है जिसे आपको लगता है कि इसे सुधार करना चाहिए? जो बापू का सपना था उस तरह का भारत होना चाहिए, उस तरह की आज़ादी हो। आज 78 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका बिछड़ा हुआ है। जब कि हम विकास की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो विकास उस समाज को छुए बगैर आगे बढ़ गया है। कुछ लोग अमीर बन गए हैं, बेहतहाशा अमीर बन गए, लेकिन गरीब भी उसी कदर से गरीब बनते जा रहे हैं। तो ये जो खाई है वो हमारे देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि बापू का जो पूर्ण स्वराज का स्वप्न था उसके तरफ अग्रसर होने के लिए हम कार्यरत हों। आप सर आज़ादी के इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, हमको आज़ादी दिलवाने में उस वक्त के सारे भारतीय नागरिकों ने अपनी क्षमता अनुसार कुर्बानियाँ देकर वो लड़ाई लड़ी थी। आज जब हम एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, और आतंकवाद से मैं सिर्फ जो टेररिस्ट वारदातें हैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन हमें हमारे ऊपर पैसों और मॉनिटरी सिचुएशन का भी आतंक जिस तरह लगाया जा रहा है, लादा जा रहा है, उसमें हमने बापू की जो स्वदेशी की परिकल्पना थी, स्वावलंबन की परिकल्पना थी, उसको वापस उजागर करके उसे हमारा राष्ट्रीय धर्म समझकर इस खतरे से निपटने के लिए हमने सबने कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और श्रम भी करना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जैसा आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी साहब, जो बापू की आज़ादी थी, निश्चित तौर पर उनका जो सपना था, स्वदेशी का सपना था, स्वावलंबन का सपना था, आज कहीं न कहीं विकास की दौड़ में वो पीछे छूट रहा, और ऐसे में इसकी आवश्यकता है कि जो बापू ने सपना देखा था उस सपने को कायम करने के लिए अपनी भूमिका निभाई जाए। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।